आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में ब्लड का क्या क्या फंक्शंस है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है। चलिए ऐसा से पहले हेडिंग लगाते हैं। ब्लड ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड इसके मेनली दो कंपोनेंट है, ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको ब्लड का सेलुलर पार्ट भी कहते हैं। पार्ट ब्लड जो है, ब्लड का मेनली दो कंपोनेंट है, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% होता है। ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि सेलुलर पार्ट, ब्लड का सेलुलर पार्ट टोटल ब्लड का 45% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का 45% होता है। ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% होगा, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का 45% होगा। ब्लड प्लाज्मा जो है इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, चलिए इसको भी डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं ब्लड प्लाज्मा है क्या। ब्लड प्लाज्मा एक वाटरी फ्लूइड है, जिसमें मैक्सिमम वाटर ही होता है। एक ब्लड प्लाज्मा एक वाटरी फ्लूइड है जिसमें ज़्यादातर वाटर ही होता है। इसके ब्लड प्लाज्मा के दो कंपोनेंट हैं, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। वाटर और अदर सब्सटेंसेस। वाटर जो है ब्लड प्लाज्मा में 90 से 92% होता है, 90 से 92%। टोटल ब्लड का 55% ब्लड प्लाज्मा हुआ और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। अब जितना भी ब्लड प्लाज्मा है उसमें से 90 से 92% उसमें पानी है, और उसमें 8 से 10% अदर सब्सटेंसेस है। ये कितना है? 8 to 10% अदर सब्सटेंसेस है। अदर सब्सटेंसेस में देखिए अब क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपको प्लाज्मा प्रोटीन। अदर सब्सटेंसेस में आ जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड गैसेस। इसमें आ गया आपको प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, हार्मोन्स, आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लाज्मा प्रोटीन, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, और क्या आ जाएगा? गैसेस। ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट है, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% होता है, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का 45% होता है। ब्लड प्लाज्मा जो है एक वाटरी फ्लूइड है, यानी कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है ना वाटर का ही होता है। तो इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, वाटर प्लस अदर सब्सटेंसेस। वाटर जो है 90 से 92% इसमें वाटर ही है, और 8 से 10% अदर सब्सटेंसेस है। अदर सब्सटेंसेस में आ गया प्लाज्मा प्रोटीन, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। ये सब अदर सब्सटेंसेस में आ जाएगा। अब प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सा आता है? प्लाज्मा प्रोटीन मेनली 4 प्रकार के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन
फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा प्रोटीन में आ गया एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। चलिए आप आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पे। अदर सब्सटेंसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है उनमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है? उसमें आ गया आपको सोडियम आयन आ गया, पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गया सोडियम आयन, पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में आपको क्या क्या आएगा? न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन और विटामिन आएगा न्यूट्रिएंट्स में। ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और विटामिन आएगा इसमें। गैसेस में ऑक्सीजन और गैसेस में मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। गैस भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लड में ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और विटामिन कहाँ से आया? तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे भोजन में उपस्थित होता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, ये सारे हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे स्टोमक में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है और वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित होकर हमारे ब्लड में आ जाता है। ये तो क्लियर हो गया कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और विटामिन कहाँ से आया। ये सभी भोजन में उपस्थित रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाता है, यानी कि स्टोमक में जाता है, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है और फिर फर्दर हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाता है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड में ये कहाँ से आया? तो हम जो सांस लेते हैं वो मेनली ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक से होते हुए हमारे फेफड़े में जाता है, वहाँ से केवल ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड में जाता है। ऑक्सीजन फेफड़ा से ऑक्सीजन चला गया ब्लड में। और ये सेल में एक ऑर्गेनल पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल्स। वहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पिरेशन के द्वारा निकला वो फिर से ब्लड में आ जाएगा। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैसे आया ये पता चल गया, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया ये पता चल गया। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे हवा जो है हमारे नाक से होते हुए हमारे फेफड़े तक जाता है और फेफड़े से यानी कि लंग्स से केवल ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड में चला जाता है। लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला गया और ब्लड से होते हुए हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में चला गया। सेल्स में जो है एक ऑर्गेनल पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वो हमारे ब्लड में आ गया और ब्लड से आते आते वो हमारे लंग्स तक पहुँचा, लंग्स तक के ब्लड में पहुँचा और वहाँ के ब्लड से लंग्स में चला गया और फिर हम एक्सहेल कर दिए। कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में कैसे आया ये क्लियर हो गया। ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और विटामिन ये हमारे ब्लड में कैसे आया ये भी क्लियर हो गया। और सोडियम ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये भी हमारे भोजन के द्वारा ही हमारे ब्लड में जाता है। और ये जो हार्मोन है, हमारे ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है ना उसके सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशन को अपने टारगेट तक यानी कि जहाँ पे उसको भेजना है वो ब्लड के थ्रू ही भेजता है। यानी कि पहले एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, वहाँ से वो ब्लड के थ्रू ही जाएगा।
यानी कि हार्मोन ब्लड में कैसे आया यह भी आपको पता चल गया। जब एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो वो अपने टारगेट तक ब्लड के माध्यम से ही वो अपने टारगेट तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार आपको यह भी क्लियर हो गया कि हमारे ब्लड में हार्मोन कैसे आता है। अब चलते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अब सबका एक एक करके सारे का फंक्शन देखेंगे। ये पार्ट आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके ये सबको नोट्स कर लीजिए। अगर ऐसे आप नोट्स करते हैं तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। नोट्स कर लिए, आप मिटा देते हैं, इसको इस साइड से मिटाते हैं। इसके बाद ये जो है एल्बुमिन क्या है, ग्लोब्युलिन क्या है, फिब्रिनोजन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है और इनका फंक्शंस क्या है, ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है, सारा फंक्शंस बताएंगे। एल्बुमिन पे आते हैं। एल्बुमिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में उपस्थित रहता है और ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है ब्लड में, हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। अगर ये एल्बुमिन का लेवल अगर कम हो जाएगा ब्लड में तो ब्लड क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड वेसल से लीक करके यानी वहाँ से लीकेज करके हमारे टिश्यू में पहुँच जाएगा और हम ब्लड वेसल से ब्लड लीक करके टिश्यू में पहुँच जाएगा। अगर एल्बुमिन का कमी हो जाएगा बॉडी में तो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा और ब्लड जो है ब्लड वेसल से लीक करके टिश्यू स्पेस में आ जाएगा। इट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक। एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। और ग्लोब्युलिन क्या है? ग्लोब्युलिन ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने में मदद करता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लोब्युलिन का लेवल कम हो जाएगा हमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। जब एल्बुमिन का लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। हम किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से बहुत जल्द इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्प्स इन डिफेंस एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। और ग्लोब्युलिन क्या है? एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन दोनों एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ग्लोब्युलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जब हमारे ब्लड में ग्लोब्युलिन का लेवल कम हो जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और किसी भी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। और एल्बुमिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। अगर हमारे ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड जो है एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा और ब्लड जो है ब्लड वेसल से लीक करके टिश्यू में आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये जो दोनों है ये ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। यानी कि जब मान लीजिए कहीं पे अगर आपको कट लग जाता है तो आप देखेंगे थोड़ा देर के बाद ब्लीडिंग रुक जाता है, तो वहाँ पे ये फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? ब्लड को थक्का होने में मदद करता है। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को थक्का होने में मदद करता है, यानी कि हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, हेल्प इन
हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में, और फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड के कोगुलेशन में मदद करता है, यानी कि ब्लड के थक्का जाने में मदद करता है। ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है, जो टोटल ब्लड का 45% है, उस पे आएंगे। उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स है और किसका क्या काम है वो देखेंगे। अब इसको मिटा दें, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ये ब्लड प्लाज्मा जो है एक वाटरी फ्लूइड है, यानी कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वाटर का ही होता है। इसमें 90 से 92% वाटर होता है और 8 से 10% अदर सब्सटेंसेस होता है। अदर सब्सटेंसेस में आ गया आपको प्लाज्मा प्रोटीन, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस। तो प्लाज्मा प्रोटीन आप देख लिए एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। और इलेक्ट्रोलाइट्स में देख लिए सोडियम आयन, पोटासियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन और बाइकार्बोनेट्स। हार्मोन्स में लेवल सारा हो ही जाएगा। और गैस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया। और न्यूट्रिएंट्स में हो गया आपको ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स और विटामिन आ गया। यानी कि हमारा ब्लड प्लाज्मा जो है ये टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट पे, इसको मिटा देते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट हेडिंग लगाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि टोटल ब्लड का 45% है। ये कितना है? 45%। टोटल ब्लड का 45% है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का एक दूसरा नाम भी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सारे का एक एक और नाम भी है। आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी बोल दिए या फिर एरिथ्रोसाइट। आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट आ गया। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बोल दिए या फिर ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट हो गया, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स हो गया और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट जो टोटल ब्लड का 45% होता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखेंगे कि इसका काउंट कितना होता है, यानी कि जब हम चेक करेंगे ब्लड को, यानी कि एक सैंपल लेंगे ब्लड, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे, उसमें आरबीसी का काउंट कितना है, यानी कि आरबीसी का संख्या कितना होगा, डब्ल्यूबीसी का संख्या कितना होगा और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट का संख्या कितना होगा। चलिए लेते हैं एक, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड है। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड है। जैसे ये लीटर होता है, जैसे 1 ml होता है, वैसे ही 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड होता है। मिलीमीटर क्यूब होता है। ये एक यूनिट है वॉल्यूम को नापने का। मिलीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम को नापने का एक यूनिट है। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड ले लिए और इसमें चेक करेंगे तो आरबीसी जो है एक नॉर्मल आदमी में, एक नॉर्मल एडल्ट में जो होगा वो 5 से 5.5 मिलियन होगा 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। यानी कि एक अच्छा खासा इंसान का जो पूरा स्वस्थ हो, उसका 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होगा, 6 से 8 हजार डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख तक होगा एक हेल्दी ह्यूमन में। एक हेल्दी ह्यूमन का जब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होगा, 6 से 8 हजार डब्ल्यूबीसी होगा और 1.5 से 3.5 लाख
प्लेटलेट्स होगा। इसका काउंट देख लेते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। इस पार्ट को मिटा देते हैं। एक मिलीमीटर क्यूब ब्लड लिए, 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लिए, ब्लड लिए तो इसमें कितना आएगा 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लिए एक हेल्दी ह्यूमन का, तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होगा, उसमें 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होगा। और 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लिए तो उसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होगा 6 से 8,000 होगा। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें 6 से 8,000 डब्ल्यूबीसी होगा। 6 to 8,000। और इसका 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे उसमें प्लेटलेट्स का जो होगा 1.5 से 3.5 लाख होगा। डेढ़ से 3.5 तक होगा। यानी कि आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट हो गया, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स हो गया और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स हो गया। और एक जब हमको टेस्ट करना होगा कि किसका काउंट कितना है, तो एक हेल्दी ह्यूमन से, यानी कि जो एक स्वस्थ आदमी होता है हट्टा कट्ठा, उसमें से 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें आरबीसी का जो संख्या होगा 5 से 5.5 मिलियन होगा। यानी कि जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्लड में, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आरबीसी की संख्या है। फिर डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स 6 से 8,000 होगा और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख तक होगा। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं इस साइड, जो तो इस रफ डेटा हो गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं इस साइड। मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। और डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होगा 6 से 8,000, 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और प्लेटलेट्स का जो काउंट होगा वो 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें आरबीसी का जो संख्या होगा 5 से 5.5 मिलियन होगा, डब्ल्यूबीसी का 6 से 8,000 होगा और प्लेटलेट्स का 1.5 लाख से 3.5 लाख होगा। अगर जब किसी को डेंगू का फीवर होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी घट जाती है, तो उसको डेंगू का टेस्ट जो कराते हैं उसमें जनरली देखते हैं प्लेटलेट्स का काउंट। अगर प्लेटलेट्स का काउंट काफ़ी गिर गया है तो ये संभावना है कि उसको डेंगू हो गया। और ये जॉन्डिस के केस में आरबीसी का संख्या कम हो जाता है। और ये आरबीसी का शेप देखिए, आरबीसी का शेप देख लेते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट में ही ले जाएंगे, उतना आपके सिलेबस में नहीं है आरबीसी उतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा शॉर्ट में ही देख लेते हैं। आरबीसी का थोड़ा देखते हैं। आरबीसी क्या है, इसका क्या क्या काम है वो भी देख लेते हैं। आरबीसी का शेप बायकॉन्केव होता है। आरबीसी कुछ ऐसा शेप का होता है। आरबीसी होता है बायकॉन्केव शेप होता है। पॉइंट लिख लेते हैं, बायकॉन्केव। आरबीसी बायकॉन्केव शेप होता है। आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है
वो जनरली आरबीसी में ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का अगर हम तोड़ते हैं तो वो दो पार्ट में टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीम जो है वो आयरन का पार्ट है और ग्लोबुलिन जो है वो क्या है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन का अगर हम तोड़ते हैं वो दो पार्ट में टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीमोग्लोबिन का अगर हम तोड़ते हैं तोड़ेंगे दो पार्ट में टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीम प्लस हीमोग्लोबिन का अगर हम तोड़ते हैं तो हीम प्लस ग्लोबुलिन में टूटेगा। हीम जो आयरन का पार्ट है, ये आयरन का पार्ट है, यानी Fe+2 का पार्ट है। और ये ग्लोबुलिन क्या है, ये प्रोटीन है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आरबीसी आपको क्लियर हो गया। आरबीसी का जो शेप है ये बाइकनकेव शेप है और ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट है, हीम और ग्लोबुलिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का अगर हम तोड़ते हैं तो वो दो पार्ट में टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीम जो है ये आयरन का पार्ट है और ये ग्लोबुलिन क्या, प्रोटीन है। डब्ल्यूबीसी जो है ये भी डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है, यानी इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे अगले लेक्चर में, ये थोड़ा बड़ा है। और प्लेटलेट्स जो है ये हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी कि पहले दो प्रोटीन था, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जो क्लॉटिंग में मदद करता था वो ब्लड प्लाज्मा में था। और ये क्या है, फाउंड एलिमेंट जो है उसमें एक एलिमेंट है प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग में कौन कौन मदद करता है, तो फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स। चलिए इसको भी लिख देते हैं, फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स ये क्या करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। यानी कि कहीं अगर कट जाता है तो वहां पे रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, जिससे कि ब्लड का वहां पे फ्लो रुक जाए, यानी कि ब्लड लॉस रुक जाए। हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स ब्लड के कोगुलेशन में मदद करता है। ये प्लेटलेट्स जो है ये फाउंड एलिमेंट का पार्ट है और फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड प्लाज्मा का पार्ट है। ये आपको क्लियर हो गया। एक रह गया डब्ल्यूबीसी को अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ये थोड़ा लंबा है, फिर इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं। ब्लड का जो मेनली दो कंपोनेंट है, ब्लड प्लाज्मा और फाउंड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% होता है और ये फाउंड एलिमेंट टोटल ब्लड का 45% होता है। ब्लड प्लाज्मा जो है एक वाटरी फ्लूइड है, यानी कि इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी वाटर का ही होता है। ब्लड प्लाज्मा को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ब्लड प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और 8 से 10% अदर सब्सटेंसेस होता है। इसमें अदर सब्सटेंसेस में आ गया प्लाज्मा प्रोटीन, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस आ गया। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अदर सब्सटेंसेस में प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे अदर सब्सटेंसेस आपको था 8 से 10%, 8 to 10% था।
इसमें प्लाज्मा प्रोटीन जो है अकेले ही 6 से 8% होगा। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ये अकेले ही 6 से 8% होगा उसमें। यानी कि अदर सब्सटेंसेस जो था 8 से 10% था, उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन आता है वो केवल अकेले ही 6 से 8% है। यानी कि अदर सब्सटेंसेस में मैक्सिमम अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछेगा कि ब्लड प्लाज्मा में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है तो वाटर होता है, और पूछेगा अदर सब्सटेंसेस में मैक्सिमम पार्ट कौन सा होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है। यानी कि ओवरऑल ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये फाउंड एलिमेंट को फिर से देख लेते हैं। फाउंड एलिमेंट टोटल ब्लड का 45% होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का जो शेप है बाइकनकेव होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन अगर टूटता है वो 2 भागों में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीम जो है ये आयरन का पार्ट है, ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है। और आरबीसी का जो काउंट होता है 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड लेते हैं तो आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन होगा। अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेते हैं तो एक हेल्दी आदमी में 6 से 8 हजार डब्ल्यूबीसी होगा। और 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में एक हेल्दी आदमी का अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेते हैं तो उसमें 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होगा। ओवरऑल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक के लिए रह गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी थोड़ा डिटेल में जाएगा, हेडिंग लगा देते हैं अभी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के भी 2 टाइप है, थोड़ा बता देते हैं अभी। डब्ल्यूबीसी ये भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। इसके 2 कंपोनेंट हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी का भी 2 पार्ट है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी का 2 पार्ट है, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आ जाएगा, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अब इसमें क्या आएगा, ग्रेन्युलोसाइट में आएगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट।